हेलो गाइस, मैं विनयकांत एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान की जो चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो 2 अंक के पूछे आते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं किया गया है। उसका थोड़ा रीज़न है कि मैं थोड़ा अस्वस्थ था। तो आज हम वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आगे जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोडान तथा एंटी कोडान में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 2020 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। कोडान और एंटी कोडान, कोडान को जेनेटिक कोड भी कहा जाता है, ठीक है, और ये जो है एमआरएनए पर जो है आरएनए पर पाए जाते हैं। अब आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए और आरएनए। तो ये जो कोडान और एंटी कोडान होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, जो है आरएनए के ऊपर। तो कोडान जो होता है ये जिसे जेनेटिक कोड भी कहा जाता है, ये एमआरएनए पर पाया जाता है। ये एमआरएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनी क्षार का वह क्रम जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश निहित होते हैं उसे कोडान या आनुवंशिक कूट कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझना है कि ये कोडान कहाँ होते हैं, एमआरएनए पर होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में ये पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें क्या होता है, कोडान के द्वारा जो है संदेश निहित रहते हैं कि किस प्रकार से अमीनो अम्ल का निर्माण कौन सा करना है। अगला पूछा गया एंटी कोडान। एंटी कोडान क्या होता है, एंटी कोडान टीआरएनए पर स्थित होता है तथा इसमें 5 क्षार जोड़े होते हैं और ये भुजा एमआरएनए पर स्थित कूटों से जुड़ती है। यानी एमआरएनए किसके, जो टीआरएनए है इसमें जो एंटीकोडान होते हैं वो एमआरएनए के साथ जुड़ता है। ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोडान और एंटीकोडान, कोडान को जेनेटिक कोड भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डीऑक्सीराइबोस शर्करा क्या है, इस शर्करा की अणु संरचना बनाइए। ये 2012 और 2014 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा हम बता चुके हैं कि डीऑक्सी जो राइबोस शर्करा होती है वो एक 5 कार्बन युक्त शर्करा है और ये डीएनए में पाया जाता है। ये एक जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा है दूसरा डीऑक्सीराइबोस शर्करे के साथ फास्फोडाइस्टर बंध से जुड़ता है, फास्फेट समूह द्वारा जुड़ता है, जिसकी संरचना यहाँ पर हमने बना के आप लोगों को दिखाया है। इसमें देखिए ये एक चक्रीय संरचना है 5 कार्बन की। इसमें देखना ये है कि ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है, 5वां कार्बन है। 5वां जो कार्बन होता है ये इस रिंग से अलग होता है, 5वां कार्बन रिंग से अलग होता है। दूसरे कार्बन पर देखिए तो एक हाइड्रोजन ये है, यानी इसको हम इस तरह देख सकते हैं, एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है। तो इसमें क्या होना चाहिए, एक O होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। तो दूसरे कार्बन पर इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन अब्सेंट होता है। तो यहाँ पर D का मतलब अब्सेंट आप समझ लीजिए, D ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, यानी कि एक ऑक्सीजन क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा दूसरे कार्बन पर। 5वें और तीसरे कार्बन से अलग अलग फास्फेट समूह द्वारा जो है ये शर्करा जुड़ती है। एक 5वें कार्बन से जुड़ेगा और एक तीसरे जुड़ेगा, नीचे तीसरे जुड़ेगा, ऊपर 5वें से जुड़ेगा, ठीक है ना। इतना आपको इसमें याद रखना है। 2012 और 14 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित डीएनए मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। ये 2019-2020 की परीक्षा में पूछा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग इसका आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वाटसन और क्रिक ने डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल है इसको 1953 में जो इन्होंने प्रस्तुत किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ये जो द्विकुंडलित संरचना होती है इसमें 2 कुंडल होते हैं। कितने कुंडल होते हैं, 2 कुंडल होते हैं। जो ये संरचना बनाई गई है यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए तो एक कुंडल ये है और दूसरा कुंडल ये है। इसकी संरचना इस प्रकार होती है जैसे रस्सी देखा आप लोगों ने, रस्सी में देखिए तो एक के ऊपर एक लिपटी हुई रहती है। तो उसी तरह से एक कुंडल दूसरे कुंडल के ऊपर लिपटी रहती है और एक कुंडल और दूसरा कुंडल जो जुड़ता है नाइट्रोजन समाक्षार के द्वारा
जुड़ता है। इसमें केवल आपको चित्र बनाना है, लिखना कुछ नहीं है, इसको समझना है। तो इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। पहले आप लोग इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे, एक लाइन लेके जाएंगे और इस स्पाइरल तरीके से पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे लेकर के ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ लाएंगे, दूसरा उसके ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन ये याद रहे कि एक के ऊपर दूसरा चढ़ाना है, ये नहीं कि आप ऐसे लेके चले गए और सीधा फिर ऐसे से लेके चले गए। तो यानी इस तरीके से आपको इसको करना है। उसके बाद आपको इसमें याद रखना है कि जो एक कुंडल होता है, एक कुंडल में 10 नाइट्रोजन समाक्षार होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कुंडल है, तो इस कुंडल में 10 नाइट्रोजन समाक्षार होने चाहिए। 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10। इस तरीके से 10 में नाइट्रोजन समाक्षार जुड़े होने चाहिए एक कुंडल में। और एक कुंडल क्या होता है, यहाँ से लेकर जो आप मोड़ देख रहे हैं, इस मोड़ से लेकर के इसी कुंडल का ये मोड़ जो है एक कुंडल कहलाता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक नाइट्रोजन क्षार दूसरे नाइट्रोजन क्षार के जो बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, ये आपको याद रखना है। अगला जो इसकी चौड़ाई होती है 20 एंगस्ट्रॉम, यानी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर इसकी आधे की बात करें 10 एंगस्ट्रॉम होती है। और यहाँ पे जो हमने बताया था कि जो ये शर्करा होती है, एक 5 कार्बन जुड़ता है और वो जो जाके किस पे खत्म होता है, 3 पे खत्म होता है। 5 पे जुड़ता है और 3 पे खत्म होता है, इसे प्राइम बोलते हैं। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इस तरीके से होता है। और ये जो आपको खांच दिख रहे हैं इसे बोलते हैं लघु खांच। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसे बोलते हैं दीर्घ खांच। दीर्घ खांच हो इसको बोलते हैं दीर्घ खांच। ये जैसे देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक दीर्घ खांच है, ये छोटा खांच है, इसलिए इसको लघु खांच और इसको दीर्घ खांच कहा जाता है। तो आपको कम से कम 4-5 बातें याद रखनी है। दीर्घ खांच क्या होता है, लघु खांच क्या होता है, एक कुंडल दूसरे कुंडल की लंबाई कितनी होती है, एक कुंडल में कितने नाइट्रोजन समाक्षार होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, जो ये स्पाइरल हैं यानी जो कुंडल है, इस कुंडल में किस कार्बन जुड़ता है, किस कार्बन पे खत्म होता है, ये अलग अलग जीवों में जो है ये जो नाइट्रोजन समाक्षार होते हैं ये अलग अलग जोड़ियों का क्रम होता है। बाकी एक जीव है दूसरे जीव से इस क्रम बिल्कुल अलग होता है। इसलिए जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम लोग पढ़ते हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हम लोग कई सारी चीज़ों का पता लगाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसको वाटसन और क्रिक ने सबसे पहले 1953 में बताया था। अगला क्वेश्चन है, डीएनए अणु की संरचना के 4 गैफ नियमों की व्याख्या कीजिए। ये 2009 और 2012 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 गैफ एक वैज्ञानिक हैं और इन्होंने सबसे पहले जब डीएनए की संरचना बताई गई थी तो उसमें इन्होंने कुछ नियम दिए थे। उन्हें नियम को हमें पढ़ना है। ठीक है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये नियम है, क्योंकि अगर ये नियम हम लोग नहीं जानेंगे तो मान के चलिए कि हम डीएनए की संरचना पढ़ लें लेकिन हमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो 4 गैफ ने जो पहला नियम दिया है वो दिया है कि सभी डीएनए में प्यूरीन व पिरिमिडीन क्षारकों की मात्रा समान होती है। यानी कि जो जितने भी डीएनए पाए जाते हैं जीवों के शरीर में, तो जितने भी अगर प्यूरीन पाए जाते हैं तो उतने ही पिरिमिडीन पाए जाते हैं। यानी कि जितने एडेनिन ग्वानिन होंगे उतने ही थायमिन और साइटोसिन होंगे। या यूँ हम कह सकते हैं कि जितने भी जीव हैं, जीवों के शरीर में डीएनए तो होता ही है, जो बहुकोशिकीय जीव हैं, है ना, और जो एक कोशिकीय जीव हैं यूकैरियोटिक कोशिका, उन सब में डीएनए होता है। और डीएनए में जो प्यूरिन्स होते हैं यानी कि एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, और उनकी संख्या जो होती है पिरिमिडीन यानी थायमिन और साइटोसिन के बराबर होती है। ये आपको याद रखना है। दूसरा है, एक ही जाति के जीवों में डीएनए अणुओं में क्षार की संख्या समान होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई मनुष्य जाति है, तो मनुष्य जाति में अगर देखा जाए तो जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पिरिमिडीन होंगे। यानी जो डीएनए अणुओं में जो क्षार की संख्या है, पिरिमिडीन, प्यूरिन, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, इनकी संख्या क्या होती है, समान होती है। अगला जो इन्होंने नियम दिया था, अलग अलग जीवों में डीएनए में A+T तथा G+C का अनुपात अलग अलग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से पता चलता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी जीव है, जैसे कुत्ता हो गया या फिर मनुष्य हो गए, तो इनमें सब में क्या होता है, इनमें जो A+T एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है, तो इनका जो अनुपात होता है ना, ये अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आज की जो 4 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं इनको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, और अगला जो वीडियो हमारा होगा इसी लघुत्तरी पे 2 अंक वाला होगा, जो कि
4 और हम सेलेक्ट करेंगे क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आप लोगों को जो नए वीडियो हैं वो मिलते रहें। धन्यवाद।